बुजुर्गों का घर कहाँ है, बहू बेटा के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। श्याम सुंदर अरोड़ा जी ने पुस्तक उठाई ही थी कि बजर बज उठा। उन्होंने आँख उठाकर घड़ी की दिशा में देखा। दिन के 12 बज रहे थे। उन्हें अब एनर्जी सी हो गई थी इन आवाज़ों से। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 50 सालों से इन्हीं बजर और हुटर की आवाज़ों से तो उनकी दिनचर्या को नियंत्रित किया हुआ था। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के पश्चात उन्होंने फैक्ट्री में नियुक्ति पाई थी। तब से फैक्ट्री हूटर की आवाज़ के इर्द गिर्द ही तो उनका जीवन घूमता रहा था। प्रातः 7 का हूटर प्रथम चेतावनी की तैयार हो जाइए, 7:30 का हूटर द्वितीय चेतावनी, 8 का हूटर आदेश की फैक्ट्री पहुंचिए, दोपहर 1 बजे से हूटर पर लंच और 2 बजे के हूटर पर लंच की समाप्ति। शाम 5 बजे छुट्टी के हूटर की आवाज़ ही दिल को सुकून देती थी। फैक्ट्री गेट से निकलने के बाद वह स्टैंड से अपनी साइकिल उठाते और जल्दी जल्दी पैडल मारते हुए 10 मिनट में अपने फैक्ट्री क्वार्टर में पहुंच जाते। उनकी पत्नी शकुंतला भी जानती थी कि हूटर के बाद 10 मिनट में अरोड़ा जी घर आ जाएंगे। हाथ मुंह धोकर चाय पियेंगे, बस अब तो उन दिनों की यादें ही रह गई है। अब ना वह फैक्ट्री क्वार्टर है और ना ही शकुंतला अब इस संसार में। बेटा बहू मुंबई में, बेटी कानपुर में अपनी गृहस्थी के साथ, और वह स्वयं इस प्रेमधाम ओल्ड एज होम में। यह बजर की आवाज़ प्रेमधाम वासियों को लंच तैयार होने की सूचना का संदेश था। कुछ पेट भारी होने के कारण आज उनका लंच पर जाने का मन नहीं था। पुस्तक पढ़ने को उठाई थी, किंतु पढ़ने का मूड भी नहीं बना। अपनी आराम कुर्सी पर अन्यमनस्क से बैठे सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की से बाहर देखते रहे। पास ही बच्चों का स्कूल था। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। बच्चों से लदे रिक्शे चले जा रहे थे। एक आदमी स्कूल से अपने बेटे की उंगली थामे जा रहा था। वह सोचने लगे कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है। आज यह आदमी अपने बेटे की उंगली थामे है, किंतु कौन जानता है कि कल जब यह आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो यह बेटा उसकी बूढ़ी उंगली थामेगा। मन में विचार घुमड़ते रहे। शकुंतला के देहांत के बाद वह मुंबई चले गए थे अपने बेटे के पास। बेटे के पास एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें बेटे का परिवार ही मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहा था। ऊपर से उनके पहुंचने से समस्या और विकट हो गई थी। वे फुटबॉल की तरह कभी बालकनी में, कभी इधर कभी उधर एडजस्ट होने का प्रयास करते रहे। जैसे तैसे उन्होंने इन परिस्थितियों में अपने को ढालने का प्रयास किया, किंतु उनके आने से पुत्रवधू की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में तकरार बढ़ने लगी थी, जिसके लिए वह अपने को दोषी मानते थे। एक सुबह जब वह सैर के लिए निकले तो रास्ते में अचानक उनकी फैक्ट्री से ही सेवानिवृत्त पुराने सहकर्मी गुप्ता जी मिल गए। मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। गुप्ता जी से उसने पूछा, भाई यहाँ मुंबई में कैसे? उन्होंने बतलाया कि पत्नी के देहांत के बाद यहाँ बेटे के परिवार के साथ रह रहे हैं। किंतु उनकी बात काटते हुए गुप्ता जी ने सुझाव दिया कि चलो कहीं बैठकर एक एक कप चाय पी जाए। वह पास के ही एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ कुछ अपनी कुछ जंग की चर्चा के मध्य उन्होंने बेटे के साथ एडजस्ट न कर पाने की समस्या बतलाई। गुप्ता जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, अरोड़ा जी, मैं तो पहले ही ताड़ गया था, इसलिए चाय के बहाने तुम्हें ले आया। अब खुलकर बातें हो सकेगी। अरोड़ा जी ने बात संभालते हुए कहा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बेटा बहू तो मेरा सम्मान करते हैं, पर मकान इतना छोटा है। गुप्ता जी ने बात काटते हुए कहा, अरोड़ा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। फिर उसने चाय का प्याला रखते हुए कहा, अरोड़ा, अगर चाहते हैं कि तुम्हारा सम्मान बना रहे तो कोई अलग ठिकाना ढूंढ लो। तजुर्बे की बात कहता हूँ, बाप के पास कई बेटे हो सकते हैं, किंतु बेटे के पास एक बाप नहीं रह सकता। अरोड़ा जी ने लाचारी से कहा, पर जाऊं तो कहाँ जाऊं? गुप्ता जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यार तुम्हें अच्छी पेंशन मिलती है, फंड ग्रेजुएटी इत्यादि का रुपया भी मिला होगा, फिर क्या चिंता है? किसी ओल्ड एज होम में एक ठिकाना बना लो। अरोड़ा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ओल्ड एज होम? क्या कह रहे हो? इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैं ऐसे होम की बात नहीं कर रहा जिसकी किसी की चैरिटी से चलता हो, जहाँ बूढ़े दूसरों की दया पर निर्भर हो। आजकल तो 5 स्टार ओल्ड एज होम भी है, जहाँ मेडिकल से लेकर मनोरंजन तक की समस्त सुविधाएं हैं। यहाँ बेटे बहू को ताने क्यों सुनो, वहाँ ठाठ से स्वतंत्र जीवन जियो। जब मन करे दिवाली दशहरे पर बच्चों से मिल आओ। अरोड़ा जी ने थोड़ा असमंजस से कहा, किंतु वहाँ कहाँ ढूंढूंगा मैं ऐसा ओल्ड एज होम जो मेरी जेब के अनुरूप हो और सुविधाजनक शहर में भी हो? गुप्ता जी ने हंसते हुए कहा, कौन सी दुनिया में रहते हो? इंटरनेट से तो दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है।
तो होम ढूंढना कौन कठिन है, यह सब 2 वर्ष पहले की बातें हैं। गुप्ता जी के समझाए समाधान पर उन्होंने गहनता से विचार किया था। गुप्ता जी ने सच ही तो कहा था कि स्वयं के जीवन को दूसरों की दया पर का मोहताज क्यों किया जाए। और 1 महीने बाद ही वह मुंबई से इस प्रेम धाम में आ गए थे। यह प्रेम धाम का कमरा नंबर 14 उनका अपना था, किंतु कब तक न जाने कितने अपने विगत हो गए। फैक्ट्री क्वार्टर को भी वह अपना कहते थे, अब क्या मालूम वह किसका अपना है। यह कमरा पहले किसी का अपना रहा होगा। कमरा ही क्यों, यह संसार भी तो एक सराय है। सराय में कुछ मुसाफिर ज़्यादा रुकते हैं, कुछ जल्दी चले जाते हैं। शकुंतला भी तो इस सराय में उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। मन में स्मृतियों की पुस्तक परत दर परत खुलने लगी थी। बेटे की 8वीं बर्थडे थी। साहिबजादे अड़ गए कि यदि साइकिल नहीं दी गई तो वह बर्थडे नहीं मनाएंगे। बहुत गुणा भाग किया पर 1000 रुपये का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। बच्चे का दिल भी नहीं तोड़ा जा सकता था। रात में सोने से पहले भी यह उधेड़ बुन रही। फैक्ट्री में भी मस्तिष्क में साइकिल ही छपी रही। शाम को फैक्ट्री से घर आने पर उन्होंने आश्चर्य से देखा कि बरामदे में एक नई चमचमाती साइकिल खड़ी थी और साहिबजादे उसकी घंटी टुनटुना रहे थे। शकुंतला ने भतीजे की शादी में नई साड़ी खरीदने के लिए रुपए जोड़े थे। वही रुपए साइकिल की भेंट चढ़ गए। अचानक किसी बच्चे की हंसी की आवाज़ से यादों के तार टूट गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी सोच की प्रतिध्वनि कानों में बज रही है, किंतु पुनः बच्चे की हंसी और उसके साथ की कुछ परिचित आवाज़ों से लगा कि बाहर कुछ हलचल है। वह कमरे से उठकर बाहर बरामदे में आ गए। उन्होंने देखा कि बरामदे में से लगे लान में एक 6 साल की बच्ची और उसके साथ एक युवक युवती थे जो संभवतः उस बच्ची के माता पिता थे। उनके साथ सक्सेना जी, नेगी जी और भल्ला जी भी थे। यह सब लोग बच्ची के साथ फिवजी खेल रहे थे। प्लास्टिक की डिस्क हवा में उछाली जा रही थी, एक हाथ से दूसरे हाथ में। यदि किसी की पकड़ से वह डिस्क छूट जाती तो बच्ची की किलकारी के साथ लोगों का शोर वातावरण में गूंज जाता। हंसी और उल्लास की आवाज़ों से प्रेम धाम का लॉन जीवंत हो गया था। घुंघराले काले केसों के बीच गुलाबीपन लिए हुए गोरे अंडाकार चेहरे पर भूरी आंखें, गुलाबी रंग की बरमुंडा पैंट पर लाल फूलों की प्रिंट की कमीज। आभास होता था कि लान में कोई फूल अटखेलियाँ कर रहा था। उन्हें बरामदे में खड़ा देख सक्सेना जी ने कहा, उत्साह से कहा, आइए अरोड़ा जी, आप भी खेलकर लुत्फ उठाइए। प्रेमधाम निवासी सक्सेना जी के पुत्र और पुत्र वधू एवं पोत्री उनसे मिलने आए थे। वास्तविकता तो यह थी कि पुत्र को ऑफिस का कोई काम निपटाना था, तो यह एक पन दो काज हो गए थे। लान में खेल रही बच्ची सक्सेना जी की पोत्री थी। बच्ची का नाम खुशी था। पुत्र और पुत्र वधू तो शहर में संबंधित कार्य निपटाने चले गए। खुशी प्रेमधाम में ही दादा के पास रुक गई। लंच के समय डाइनिंग हॉल में एक खुशी और अनेक दादा बाबा दादू दादी बच्चे के सानिध्य को तरसते वृद्धजनों के बीच खुशी क्या आई, मानो सूखी धरती पर वर्षा की प्रथम फुहार पड़ गई हो। जितने दादा दादी उससे कहीं ज़्यादा चॉकलेट और गिफ्ट खुशी को मिल गए थे। लंच के बाद कमरे में पहुंचकर खुशी ने सक्सेना जी से पूछा, दादा आप जयपुर में हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो। सक्सेना जी ने सोच में पड़ गए कि पोत्री के इस सरल प्रश्न का क्या उत्तर दें। जब पुत्र और पुत्रवधू दोनों अपनी नौकरी पर सुबह से शाम तक के लिए निकल जाते तो खुशी स्कूल, तो घर की दीवारों का सूनापन काटे नहीं करता। सूनेपन तो जैसे भी हो झेल ही लेते, किंतु अपनेपन को तरसता मन अपेक्षा नहीं झेल पाया था। खुशी के प्रश्न पर सक्सेना जी ने मुस्कुराकर कहा, इस बार दिवाली पर अवश्य आऊँगा। खुशी ने दादा के सूखे केसों को देखते हुए कहा, दादाजी आपके बाल कितने सूखे हो रहे हैं, आइए तेल डालकर चंपी कर दूँ। छोटी बच्ची के प्रेम भरे आग्रह से सक्सेना जी भाव विवल हो गए। छोटे छोटे हाथों द्वारा दादा के सूखे बालों पर तेल की चंपी होने लगी। पोत्री के स्नेहिल हाथों के स्पर्श से मन का बांध टूट गया। सुनी आंखों से होता हुआ गालों पर बहने लगा। खुशी ने देखा तो आश्चर्य से पूछा, दादा आप रो रहे हैं। दादाजी ने रूंधे गले से कहा, नहीं बेटा, तेल के तीखेपन से आंखों में पानी आ गया। शाम 7 बजे खुशी चली गई। प्रेमधाम की गलियां का सूनापन और गहरा गया। कहीं कहीं से उठती किसी वृद्ध के खांसने की आवाज़ ही सूनेपन को तोड़ रही थी। अगली सुबह 8 बजे नाश्ते का बजर बज रहा था। कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ों, चहल कदमी की आवाज़ों से प्रेमधाम की गलियारे जाग उठे थे। आज नाश्ते के समय चर्चा
के मुख्य विषय थे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गांठिया आदि। क्योंकि आज डॉक्टर डे था, प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे से डॉक्टर की साप्ताहिक विजिट होती थी। डॉक्टर रमेश बत्रा अपने समय से आ गए थे। कमरे के बाहर बरामदे में कुर्सियां भरती जा रही थी। डॉक्टर बत्रा के कमरे में श्रीमती श्रीनाथन की बाह में ब्लड प्रेशर मशीन का पट्टा बंधा था। आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल ही है, डॉक्टर ने कहा, किंतु मेरी सांस तो फूलती रहती है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, श्रीमती नाथन ने चिंतायुक्त स्वर में कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, कुछ दिन को अमेरिका में अपने बेटे के पास हो आइए, सब ठीक हो जाएगा। ये अकेलेपन का डिप्रेशन है और कुछ नहीं। ठंडी सांस लेते हुए श्रीमती नाथन ने कहा, काश ऐसा ही हो पाता, यह सब इतना आसान नहीं है डॉक्टर ने पुनः कहा, वैसे तो सब नॉर्मल है, फिर भी कुछ दवाएं लिख देता हूँ। अचानक श्रीमती स्वामीनाथन ने पूछा, डॉक्टर आपके कितने बच्चे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, एक बेटी एक बेटा। डॉक्टर आप अपने बेटे के बड़े होने पर विदेश कभी नहीं भेजिएगा। यह कहते हुए श्रीमती स्वामीनाथन कमरे से बाहर आ गई। बरामदे के बाहर अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में बैठे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का मुख्यतः एक ही रोग था, अकेलेपन का रोग। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, वह बच्चे अब सियाने हो गए थे। आश्रम के गेट पर ही थ्री व्हीलर के रुकने की आवाज़ से डॉक्टर ने बरामदे में बैठे आश्रमवासियों की आंखें उत्सुकता से गेट की तरफ उठ जाती है। एक 60 साल का मजबूत कदकाठी का व्यक्ति सूटकेस और बैग साथ में अंदर जाता है और मैनेजर के कमरे में प्रवेश कर जाता है। उत्सुकता आंखों में से एक ने कहा, लगता है प्रेमधाम की लिस्ट में एक नाम और जुड़ रहा है। अगले ही दिन अरोड़ा जी ने अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे कि अचानक कमरे की घंटी बजी। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा प्रेमधाम का माली गणेश हाथ में एक कागज लिए खड़ा है। अरोड़ा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से गणेश को देखा। साहब, इस कागज को पढ़कर दस्तखत कर दीजिए, गणेश ने कहा। उन्होंने देखा कागज एक सर्कुलर था जिसमें लिखा था कि आज शाम 5 बजे डाइनिंग हॉल में आप टी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित है। नीचे निमंत्रणकर्ता का नाम बीवी अवस्थी लिखा था। सर्कुलर के साथ प्रेमधाम वासियों की लिस्ट थी। उन्होंने अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर दिए और कागज गणेश को लौटा दिया। कौन है यह श्रीमान बीवी अवस्थी और क्यों दे रहे हैं टी पार्टी? इन प्रश्नों की उत्सुकता में 5 बजे प्रेमधाम के समस्त बासिंदे डाइनिंग हॉल में खींचे चले गए। मेज के काउंटर पर डिशेज सजी हुई थी। थ्री व्हीलर से उतरने वाले व्यक्ति साथ में गणेश और मैनेजर डिशेज को व्यवस्थित कर रहे थे। क्या यही है बीवी अवस्थी? 6 फुट के आसपास का कद, गोरा रंग, चौड़ा ललाट, भूरी आंखें, पतली तलवार कट मूछे, एक प्रभावशाली व्यक्ति। समस्त लोगों के बैठ जाने के पश्चात उस व्यक्ति ने प्रेमधाम वासियों को संबोधित करते हुए कहा, मेरा नाम बीबी अवस्थी है। प्रेमधाम परिवार से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। आज इस छोटी सी पार्टी के माध्यम से मैं आपसे परिचित होना चाहता हूँ। जिस परिवार से जुड़ा हूँ उसके परिवारजनों को जानना चाहता हूँ। अकेलेपन से मुझे चिढ़ है। मैं आप सबके साथ रहकर जीवन की खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। जिसने हमारे साथ क्या किया उसका रोना बेनामी है। जो वर्तमान है वही सत्य है और वही आनंद है। एक खुशनुमा वातावरण में पार्टी चलती रही और साथ ही परिचय का आदान प्रदान भी। रह रहकर अवस्थी के ठाकुर से हाल गूंज जाता था। अपने कमरे में आने के बाद अरोड़ा जी सोचने लगी कि इतना खुलकर हंसता है यह अवस्थी। संभवतः अवस्थी ने अपने जीवन में कभी कोई दुख झेला ही ना हो, किंतु जो भी हो उसकी उन्मुख हंसी से घिरती शाम का सूनापन अवश्य मिटा दिया था। सच है कि हंसी स्वयं के मन को आनंदित नहीं करती वरन आसपास के लोगों को भी आनंदित कर जाती है। 2 दिन के बाद लोगों ने देखा कि गणेश पुनः एक सर्कुलर प्रेमधाम में घुमा रहा है। सर्कुलर में लिखा था, आप प्रथा 6 बजे बाहर लान में आमंत्रित है। बीवी अवस्थी। प्रथम सर्कुलर के परिणाम से प्रभावित लोग लान में इकट्ठे होने लगे। लान में अवस्थी हल्के नीले रंग की टी शर्ट, सफेद निकर एवं सफेद जूतों में जॉगिंग कर रहा था। लोगों के पहुंचने पर अवस्थी ने सबका मुस्कान से स्वागत करते हुए कहा, मेरा आप सबके सन्मुख यह विनीत प्रस्ताव है कि यहाँ एक लाफिक क्लब की स्थापना करते हैं। यदि आप मेरे प्रस्ताव से सहमत है तो हम आज से ही इसका शुभारंभ कर देते हैं। सबकी सहमति मिलने के पश्चात अवस्थी ने कहा, आप लोग मेरे साथ हंसना आरंभ कीजिए। शुरू में तो यह हंसी कृत्रिम होगी, किंतु सम्मिलित हो हंसी की गूंज से यह वास्तविक हंसी में परिणित हो जाएगी। इस हंसने की प्रक्रिया से फेफड़ों की कसरत के साथ साथ एक खुशनुमा दिन की शुरुआत भी होगी। इसके साथ ही प्रेमधाम का लान पहले धीमी और फिर उन्मुख हंसी से ठाकों से गूंजने लगा। उस प्रातः बेला में जैसे जैसे उगते सूरज की किरणें रात्रि के अंधकार को निगल रही थी, वैसे हंसी के सम्मिलित स्वर वृद्ध जनों के हृदय में छिपे सुनेपन को निगल रहे थे। प्रेमधाम का माहौल बदल रहा था। अपने से उपेक्षित नीति के हाथों चले गए ये वरिष्ठ नागरिक अपनी परिस्थितियों के बीच जीना सीख रहे थे। हम में से प्रत्येक को एक दिन मरना है, किंतु मुट्ठी भर ही जिए जो जीना चाहते हैं। पहले प्रेमधाम के मनोरंजन के रूप में कम ही लोग जाते थे, किंतु वहाँ प्रत्येक रविवार को हाउजी होती है, ताश के खेल के चलते हैं। इन सब मनोरंजन गतिविधियों के पक्ष में अवस्थी का मत था कि जीवन को जीना ही नहीं वरन जीवन को सेलिब्रेशन, हर एक दिन उत्सव है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अवस्थी को प्रेमधाम में आए 6 महीने हो गए थे और एक दिन गणेश पुनः प्रेमधाम वासियों
कुर्सियों के मध्य एक सर्कुलर घुमा रहा था जिसमें लिखा था कि शाम 4 बजे आप सभी टी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित थे। पार्टी के प्रयोजन में से अभिज्ञ लोगों के बैठ जाने के पश्चात अवस्थी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आज से 6 महीने पहले जब मैं इस ओल्ड एज होम में आया था तो मैंने एक परिचय पार्टी दी थी और आज की पार्टी एक विदाई पार्टी है और मेरे स्वयं के फेयरवेल पार्टी। कल मैं इस होम से जा रहा हूँ। इस 6 महीनों में आप सबसे इतना जुड़ाव हो गया है कि यहाँ से जाने का अत्यंत दुख हो रहा है, किंतु मैं यहाँ से जिस उद्देश्य से आया था वह पूरा हो गया। अवस्थी के जाने की बात से हाल में आश्चर्यचकित गुहाट हो के स्वर गूंज रहे थे। अपनी बात चालू रखते हुए अवस्थी ने कहा, यह कटु सत्य है कि जीवन के संध्याकाल में जो भी व्यक्ति किसी ओल्ड एज होम में रहने का निर्णय लेता है उसके पीछे कारण होता है। उन अपनों की अपेक्षा उनके लिए अपना सर्वस्व लगा दिया होता है। जिन होमों में कितनी भी सुविधाएं हो किंतु अपेक्षा दम्भ चुभता रहता है। और यह भी सच है कि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते किंतु स्वयं को और स्वयं की सोच को अवश्य बदल सकते हैं। मैं भिन्न भिन्न ओल्ड एज होम में जाता हूँ, कुछ महीने वहाँ रहता हूँ, यह संदेश देता हूँ, फिर परिस्थितियों का रोना छोड़ हमें प्रसन्न रहने की आदत डालनी होगी। झुर्रियाँ हमारे चेहरे पर पड़ती है किंतु उन्हें हृदय में मत पड़ने दो। अगली सुबह प्रेमधाम के फाटक से 3 व्हीलर की दूर होती आवाज़ के साथ लोगों को आश्वास हुआ कि एक बार फिर उनका कोई अपना उनसे बिछुड़ गया। फाटक पर एकत्रित लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे किंतु अरोड़ा जी मैनेजर के पास ही रुक गए। अरोड़ा जी ने मैनेजर से कहा, कितना जिंदा दिल इंसान था यह अवस्थी। मैनेजर ने फाटक से बाहर दूर तक जाती सड़क को ताकते हुए कहा, हाँ, आश्चर्य ही है, सीने में इतने दर्द को छुपाए कोई इतना जिंदा दिल रह पाता है। अरोड़ा जी ने आश्चर्य से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर ने उत्तर दिया, आज से 2 वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में अवस्थी की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अवस्थी को भी बहुत चोटें आई थी। अस्पताल में 4 महीने मृत्यु से संघर्ष करते हुए किसी तरह वह बच पाया था। अरोड़ा को यह सुनकर याकायाक विश्वास नहीं हुआ कि क्या कोई इंसान हृदय में इतने आघात छिपाए हंस भी सकता है। मैनेजर ने अरोड़ा से असमंजस को तोड़ते हुए कहा, संभवतः इसलिए अवस्थी इन ओल्ड एज होमों के बीच रहने वाले एकाकी लोगों के जीवन को जीने की प्रेरणा देकर अपनी स्वयं की पीड़ा को लुभाना चाहता है। आज प्रेमधाम के गलियों में अवस्थी की हंसी कहीं खो गई, वह पर सबको हंसना अवश्य सिखा गया।